साथियों नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे विद्यार्थियों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के दिल और दिमाग में बैठ चुकी है। अभी हाल ही के दिनों में आरपीसी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय हैं या अन्य अधिकारियों के द्वारा जो एक बात कही गई है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनका स्तर और उच्च होगा। उनमें उच्च क्वालिटी के जो विश्लेषणात्मक, जो अवबोधात्मक प्रश्न है उसी प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इनसे जुड़ी हुई हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, और उनको देखने के बाद में, उन बातों को सुनने के बाद में एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के मन में कई सारी शंकाएं, कई सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जिज्ञासाएं उत्पन्न तो हुई है, ये समस्याएं उत्पन्न तो हुई है, लेकिन हम सिस्टमेटिक तरीके से हम समाधान नहीं कर पा रहे। तो इस कक्षा में हम आज इस टॉपिक को लेकर आए हैं और हम एक क्रमबद्धता से हम सारी बातों को देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम किस प्रकार समाधान कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध रूप से इन सारी बातों को हम जानने का प्रयास इस कक्षा में करने का करेंगे। क्रमबद्धता की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों किन किन टॉपिक को लेकर चलेंगे। अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये बदलता पैटर्न क्या है और ये वर्तमान में क्यों चर्चा में बना हुआ है। फिर हम देखेंगे जब इसकी चर्चाएं हुई है तो विद्यार्थियों के मन में कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई है। हम केवल यहाँ पर समस्याएं और जिज्ञासाओं को ही देखने का काम नहीं करेंगे, बल्कि समस्त प्रकार की जिज्ञासाएं, समस्याएं जो एक परीक्षार्थी के मन में उत्पन्न हुई है, उन समस्त जिज्ञासाओं और समस्याओं को समाधान किस प्रकार से हो सकता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हमें एक प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, या जो आज हम ये वार्ता कर रहे हैं उस वार्ता में निष्कर्ष रूप से क्या निकला है, क्या हमें उसे स्वीकार करना चाहिए या इसमें कोई बदलाव करना चाहिए, उन सारी बातों को हम अंतिम रूप में लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज की इस कक्षा को शुरू करें तो हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो बदलता पैटर्न है ये चर्चा में क्यों है। तो अगर इस पर हम गौर करें तो आरपीसी के पिछले कुछ रिजल्ट, जैसे ग्रेड फर्स्ट का एक रिजल्ट आया था पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें मात्र 6 आपके परीक्षार्थी सफल हुए थे, और तभी से ही आपके एक प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में हंगामा मच गया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्या केवल पूरे राजस्थान में 260 बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जो प्रतियोगी परीक्षा जो हुई है ग्रेड फर्स्ट की उसमें सफल हो पाए। और उस एग्जाम के बाद में हर विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में बात बैठ गई है कि आखिरकार आने वाले समय में जब पेपर का स्तर और कठिन होगा तो हम किस प्रकार से पेपर को डील कर पाएंगे। तो एक तो आरपीसी के कुछ रिजल्ट ने इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को केंद्र बिंदु में ला दिया है कि आने वाले समय में एग्जाम का पैटर्न बदलेगा, न केवल बदलेगा बल्कि वह हार्ड भी होगा। दूसरा जो कारण है विद्यार्थियों इस पूरी चर्चा का, वह है आरपीसी से जुड़े कुछ अधिकारियों के संकेत। कुछ आपके सदस्य, अध्यक्ष महोदय ने, कुछ कर्मचारियों ने इस बात को संकेत किया है कि आने वाले समय में अब आपके ज्ञानात्मक की जगह, वन लाइनर की जगह अवबोधात्मक, ये हम कह सकते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। जैसे आपकी एनसीईआरटी जो पुस्तकें होती है, जो रटने के स्थान पर आपके अवबोधात्मक या विश्लेषणात्मक रूप से वो कार्य करती है, उसी पैटर्न के अनुसार प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे और उसी के अनुसार बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे ही अधिकारी से संकेत मिले, ये बिंदु फिर से चर्चा में आ गया। और इस चर्चा का जो तीसरा प्रमुख कारण था विद्यार्थियों, वो था आपके 40% का नियम। अब ये कैसे आप इस बात को समझे, अगर किसी परीक्षा में 40% का नियम नहीं होता तो विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए 200 सीटें हैं, तो जो टॉप 200 बच्चे हैं वो उस परीक्षा में पास हो जाते, और आप में से कोई भी विद्यार्थी इस बात की चर्चा भी नहीं करता कि पेपर हार्ड आया है। पर क्योंकि अब 40% का नियम कर दिया तो बच्चे उस 40% की लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे, और जब लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे तो सारे बच्चे जब इस लाइन के नीचे रह रहे हैं तब वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जो पेपर है वो कठिन आ रहा है। अगर ये 40% का नियम नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी आपके भर्ती में मान लीजिए 200 पोस्टें हैं और 20,000 बच्चे बैठे और 40% का नियम नहीं है, तो सामान्य सी बात है 20,000 में से ऊपर वाले 200 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। और आप ये भी नहीं कह पाओगे कि पेपर हार्ड था, तो अगर पेपर हार्ड है तो फिर 200 बच्चों का चयन कैसे हुआ।
तो जैसे ये 40% का नियम आया, इसने इस चर्चा को और आपके ज्वलंत बना दिया और हर विद्यार्थी इस बात की चर्चा करने लग गया कि आने वाले समय में हम किस प्रकार से तैयारी करें। तो अब आप इस बात को ध्यान में रखें, जो चर्चा पूरी चली है बदलते पैटर्न की, इसके पीछे हमें 3 कारण नजर आते हैं। एक तो ये कारण, आरपीसी के कुछ रिजल्ट ऐसे ही रहे, अधिकारियों के द्वारा कुछ संकेत किए गए हैं और रही की कसर इस 40% वाले नियम ने कर दी। और इन तीनों ही जो बिंदु ने मिलकर विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में गहराई तक ये बात डाल दी है कि आने वाला जो पेपर है बहुत हार्ड होंगे। तो हमने ये बात जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये सारी बातें चर्चा में क्यों आई है। अब विद्यार्थियों, जैसे ये सारी बातें चर्चा में आई है तो एक विद्यार्थी के मन में कई सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। जैसे उनकी जो पहली जिज्ञासा होती है कि प्रश्न पत्रों की प्रकृति बदल रही है, पैटर्न बदल रहा है, और जैसे ही उनके मन मस्तिष्क में बात आती है कि पैटर्न बदल रहा है तो फिर वो स्वयं पर संशय करने लग जाते हैं कि क्या मैं आने वाली परीक्षाओं को पास कर पाऊंगा, क्या मेरे पास उतने स्रोत हैं, क्या मुझे अपने स्रोतों को बढ़ाने चाहिए। ऐसे खूब सारी बातें होती है जिनको लेकर वो खुद पर भी अविश्वास करने लग जाता है कि मैं इस योग्य हूं कि नहीं हूं। लेकिन जब वो थोड़ा बहुत अपने अंदर विश्वास लाता है तो अगली उसके सामने बात आती है कि अब मैं किताबें कौन सी पढूं। जब मूल किताबों की ओर जाते हैं, मूल किताब होती क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आती है कि मूल किताबें होती कौन सी है, और जब हमें पता लग जाता है कि ये सारी किताबें मूल किताबें हैं तो फिर हमारे सामने एक सवाल आता है कि फिर उनको पढ़े कैसे। और जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो फिर हमारे दिल दिमाग में ये बात और आ जाती है कि हमारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और किताबें पढ़ने में इतना समय लग रहा है, तो फिर जब मैं पीवाईक्यू या एमसीक्यू हूं जो किस प्रकार से करूं, या मुझे उनको और ध्यान देना चाहिए कि भी नहीं देना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये सारी जो जिज्ञासा आपको नजर आ रही है, समस्या जो नजर आ रही है 5, ये विद्यार्थियों के लिए अभी वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। तो हम एक एक जिज्ञासा, एक एक समस्या को लेने का प्रयास करेंगे और सबका हम समाधान करने का भी इस क्लास में प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली जिज्ञासा उत्पन्न होती है, पहला समाधान जो उत्पन्न हो रहा है वह है प्रश्न पत्रों की प्रकृति बदल रही है। अब ये किस प्रकार से बदल रही है उसको समझने का प्रयास करें। हमें एक बार यह सोचना है कि क्या वर्तमान में जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे वे आरपीसी के द्वारा लिए जा रहे हो, चाहे वे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिए जा रहे हो, क्या सबकी प्रकृति बदल रही है क्या? तो हमें पिछले कुछ आपके प्रश्न पत्र देखने पड़ेंगे, चाहे आप आरपीसी के प्रश्न पत्र देखें या फिर आप अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्न पत्र देखें। तो आप पाएंगे कि मान लीजिए आपके 20 पेपर हुए, तो उन 20 पेपरों में आपको 5 पेपर ऐसे नजर आएंगे जो वास्तविक रूप से हार्ड थे और जिनको क्लियर करना कठिन है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था उसको आपके सामान्य बच्चा या औसत से थोड़ा सा ऊपर वाला बच्चा भी उसको क्लियर नहीं कर पाएगा, या जितने अच्छी खासी तैयारी की है साल भर वह बच्चा भी उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वास्तव में पेपर हार्ड था। लेकिन 20 में से 5 निकल गए तो पीछे बचे 15 पेपर। अगर आप उन 15 पेपरों की चर्चा करेंगे तो हमें नजर आएगा कि वो जो पेपर है उनका जो स्तर है वो औसत है या औसत से थोड़ा सा ऊपर है, जिसको हम मॉडरेट कह सकते हैं, जिनमें कुछ आपके अवबोधात्मक या विश्लेषणात्मक सवाल आई है। जैसे उदाहरण के लिए साथियों, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने आरपीसी का ग्रेड फर्स्ट का पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिया तब तो आप कह सकते हो कि हकीकत में पैटर्न बदल रहा है और हम 40% के क्राइटेरिया पास नहीं कर पा रहे, आरपीसी ने अपना जो स्तर है वो उठा दिया है। लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट के ग्रेड फर्स्ट के पेपर देखेंगे या फिर जो भी हाल ही में हुए सेकंड ग्रेड के पेपर देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर देखेंगे, पटवारी के जो पेपर हुआ था वो आप देखोगे, वीडियो का जो पेपर हुआ था वो देखिए, या आप कह सकते हो ग्रेड 4 जो ग्रेड डी का पेपर हुआ था आप उसे देखिए। तो आप जान पाएंगे कि जो आपके पेपर जो 20% है वो तो हमें हार्ड नजर आए हैं, पर जो 80% जो प्रश्न पत्र है वो हमें औसत से थोड़े से ऊपर नजर आते हैं। तो इसमें हमें निष्कर्ष क्या निकला कि प्रकृति तो बदल रही है, इसको हम ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते। वो हार्ड भी हो रहा है, हम इसको भी ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन सारे के सारे पेपर ऐसे नहीं है जिनकी प्रकृति पूर्णतः बदल चुकी। सारे पेपर ऐसे नहीं बन रहे हैं कि जिनमें सारे के सारे पेपर ऐसे ही बना दिया हो कि कोई एक भी बच्चा उस पेपर को क्लियर नहीं कर पा रहा है। ये तो नहीं है। कुछ हद तक पेपर इस तरह आपके हार्ड हुआ है और कुछ पेपर जो हार्ड है उससे भी हमें ऊपर नजर आ रहे हैं कि जिनको तो कोई बच्चा क्लियर कर ही नहीं पा रहा है। तो इस बात को हम ऐसे समझ लिया है
कि पेपर की प्रकृति बदली है, लेकिन वो पूर्णतः नहीं बदली है। ऐसी भी नहीं बदली है कि हम उसको कभी क्लियर ही नहीं कर पाए। और हम इस बात को इस निष्कर्ष पर लेकर पहुंचे कि केवल कुछ ही परिणाम अप्रत्याशित है। केवल ग्रेड फर्स्ट का हमने एग्जाम रख दिया, एक दो एग्जाम और ले लीजिए, उनके अलावा जो आपके परिणाम हैं वो हमें सामान्यतः ही नजर आ रहे हैं। पेपर हार्ड हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पेपर का जो स्तर वो हार्ड हुआ है, लेकिन वो इतना भी हार्ड नहीं है कि आप अपने मन मस्तिष्क में इस बात को बिठा ले कि अब मैं पेपर को क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा। आप पहले हार नहीं माने, अपने आप को कमजोर नहीं समझे, तो इसमें आप इस बात को स्वीकार करें। पेपर हार्ड हुआ है, लेकिन पूर्णतः हार्ड नहीं हुआ है। पेपर ऐसा भी नहीं है कि हम इसको कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपकी पहली जो जिज्ञासा है वो यहाँ पर शांत होनी चाहिए कि प्रश्न पत्रों की जो प्रकृति है बदल रही है, आप इसको स्वीकार कीजिए। और स्वीकार करने के साथ अपने आप को इस बात के लिए भी आपको मजबूत रखना है कि वो प्रकृति इतनी भी नहीं बदली है कि आने वाले समय में कोई भी विद्यार्थी जो मेहनत करता है वो उन पेपरों को हल नहीं कर पाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी जो हमारी जिज्ञासा थी विद्यार्थियों, वो था आपके स्वयं पर संशय। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो आपके अपने आप पर संशय करने लग गए हैं जब से ये आपके पैटर्न बदलने लगा है, उनकी प्रकृति बदलने लगी है। अब वो संशय किस बात की ओर करने लग गए हैं? एक तो वो सोचने लग गए हैं कि मेरे अंदर जो ज्ञान है उसकी कमी है, जितना मैं पढ़ रहा हूं वो काफी नहीं है परीक्षाओं को पास करने के लिए। दूसरा जो अपना आप पर वो संशय ला रहे हैं विद्यार्थियों, वो ये है कि जो मेरे पास जो स्रोत है, जिन चीजों से मैं पढ़ रहा हूं, अब वो उपयोगी नहीं है, अब वो अनुपयोगी हो गए। लेकिन विद्यार्थियों, आपको अपने इन जो संशय को आपको दूर करना पड़ेगा। सबको आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप 1 साल 2 साल या 3 साल से किसी न किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर ज्ञान की किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन होता क्या है विद्यार्थियों, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान के अंदर सीमितता आ गई है। आपके सीमित हो चुका है आपका ज्ञान। आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते जा रहे हो और आपने अपनी चीज को वर्तमान के अनुसार अपडेट नहीं किया। तो ज्ञान में कमी नहीं है, ज्ञान में सीमित आ चुकी है। आपको जो सीमित है उसकी ज्ञान का दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपकी ज्ञान का दायरा बढ़ेगा तो आपको नजर आएगा अपने अंदर कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। और जो आपके पास स्रोत हैं वो अनुपयोगी नहीं है। जो स्रोत हैं उनमें एक प्रकार का नयापन नहीं है, वो अपडेट नहीं है। जैसे वर्तमान तक जो आप पिछले 3 सालों से पढ़ते आ रहे हो, उन्हीं टॉपिकों को अपने नोट से ही पढ़ें, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य के जो पेपर बन रहे हैं उसके अनुसार अपने नोट्स को आप अपडेट भी कर लीजिए। तो जैसे ही आप अपडेट कर लोगे तो आपकी जो 2 संशय हैं, एक तो ज्ञान की कमी होना, वो ज्ञान की कमी नहीं है, वो ज्ञान की सीमितता है। लेकिन जैसे ही आपके नोट्स अपडेट होंगे, उनमें नयापन आएगा, तो जो ज्ञान की कमी वाला संशय भी दूर हो जाएगा और जो आपको लग रहे थे हमारे स्रोत अनुपयोगी हैं, वो आपके लिए उपयोगी भी हो जाएंगे। अब अपडेट कैसे करने हैं, नयापन कैसा लाना है, वो हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन अभी आप जो आप पर संशय हो रहा है खुद को, वो संशय किन बातों को लेकर हो रहा है और उनको आप कैसे दूर कर सकते हो, ये बात भी हमने यहाँ जानने का प्रयास किया है। अब जो हमारी तीसरी समस्या है, जैसे हमने पहले 2 समस्याएं देख ली, प्रकृति के बारे में बात कर ली, स्वयं पर संशय के बारे में बात कर ली, और अब मैंने आपसे कहा था कि आप अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाइए, अपने नोट्स को आप अपडेट कीजिए। और अपडेट कैसे करें, और यहां पर वो शब्द निकल कर आता है विद्यार्थियों, मूल किताबें। और ये जो मूल किताब जो शब्द है अभी बड़े चर्चा में है। हालांकि कुछ विद्यार्थी जैसे इस नाम को सुनते हैं वो भटक जाते हैं कि मूल किताब होती कौन सी है। तो विद्यार्थियों, हम इस सेगमेंट में इस बात की ओर ध्यान देंगे कि मूल किताब आखिर होती कौन सी है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं यहाँ किसी गाइड की बात नहीं करूंगा। जो आपके स्कूल में जैसे एनसीईआरटी की पुस्तक चलती है, या आपके जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक चलती है, फिर आप कॉलेजों में पढ़ते हो तो वहां पर लेखकों की पुस्तकें चलती है, विश्वविद्यालय में पढ़ते हो तो वहां पर भी आपके प्रोफेसर या फिर आपके मान लीजिए कोई व्याख्याता है, उनकी किताबें चलती है। राजस्थान की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, वहां पर आपको हर विषय से जुड़ी किताबें मिल जाएगी। ये सारी की सारी किताबें मूल किताबें कहलाती है। हम लोग इनसे दूर हो चुके हैं और हमारा पूरा पूरा ध्यान किस ओर चला गया, आपके गाइड की ओर चला गया। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे कि मूल किताबें और गाइड में अंतर क्या होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन सही तरीके से की है
या पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर की है ना, तो आप इस बात को समझ जाओगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मूल किताब और गाइड में अंतर क्या होता है। जैसे विद्यार्थियों, एक वन लाइनर होती है कि जैसे कि आपके पृथ्वीराज चौहान, जो आपके सांबर के चौहान वंश के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल वंश के शासक परमर्दी देव को पराजित किया। ये वन लाइनर हो गया और आपने रट लिया और परीक्षा में आ गया कि पृथ्वीराज चौहान ने किस चंदेल वंश के शासक को परास्त किया, तो आपने रट लिया परमर्दी देव को। लेकिन जो मूल किताबें होती है विद्यार्थियों, इस बात पर जोर नहीं देती है किसने हराया है और कौन हारा है। मूल किताब इस ओर ध्यान देती है विद्यार्थियों कि आखिरकार पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव से युद्ध क्यों किया, युद्ध करते समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं से क्या परिणाम निकला, और वो परिणाम पृथ्वीराज चौहान के भविष्य को किस प्रकार से उसने परिवर्तित किया। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव से युद्ध किया, युद्ध में परमर्दी देव पराजित हुआ, तो घटनाएं हो गई। घटना के बाद में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, चौहान वंश के शासकों की विजय हुई, इसका परिणाम हो गया। लेकिन इस परिणाम ने भविष्य में आपको किस प्रकार से परिवर्तन किया है कि जब मोहम्मद घोरी से पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, तो चंदेल वंश की शक्तियों का चौहान वंश की शक्तियों को सहयोग नहीं मिला और पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हो गए। इससे उनका भविष्य परिवर्तित हुआ। तो ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेगी, मूल किताबों में मिलेगी, गाइडों में नहीं मिलेगी। गाइडों में केवल एक लाइन होगी और मूल किताबों के अंदर वो सारी घटनाएं व्यवस्थित रूप से होगी। तो मूल किताबें कौन सी होती है वो हमने बात कर ली है। हम एक एक करके नाम भी देखेंगे कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। फिर विद्यार्थियों, एक मूल किताब होती है स्वतंत्र लेखकों की। जैसे विज्ञान हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इनके कुछ प्रतिष्ठित लेखक होते हैं जो किसी ग्रंथ अकादमी से या किसी बोर्ड से जुड़े हुए नहीं होते। वे स्वतंत्र रूप से अपने पुस्तक जारी करते हैं। जैसे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे या जो आरएस की तैयारी करते हैं, उन्हें पता है अगर हमें राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की अगर हम किताब पढ़नी है तो हम एल लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हैं और यूपीएससी के छात्र तो इसे बाइबल के रूप में नजर आते हैं। और जो ए लक्ष्मीकांत जी है वो अपने स्वतंत्र लेखक हैं और अपने स्वतंत्र पुस्तक निकालते हैं। तो आप इनको भी मूल किताबों के अंदर, मूल ग्रंथों के अंदर रख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ग्रंथ अकादमी में हमारे विषय से जुड़ी कौन कौन सी किताबें और हमारे विषय के जुड़े कौन कौन स्वतंत्र ग्रंथ हैं। और फिर सबका चयन नहीं करना, आपको अपने प्रकृति के अनुसार किसी एक पुस्तक का चुनाव करना है, फिर उसी को पढ़ते रहना है। तो अब आपकी जो तीसरी समस्या थी विद्यार्थियों, वो भी समाधान होगी मेरे हिसाब से कि जो मूल किताबें हैं वो कौन सी है। अब हम मूल किताबों का हम कुछ नाम लेंगे कि कौन कौन सी हमें मूल किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो अब वो मूल किताबें कौन सी है विद्यार्थियों, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि विद्यार्थियों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि हमें कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हमें कौन कौन सी किताब पढ़नी है। लेकिन मैं यहाँ पर भी मैं कुछ किताबों की चर्चा करूंगा। अब मुझे ये जानकारी नहीं है कि आप किसकी तैयारी करो और आपका सब्जेक्ट क्या है, लेकिन जो सामान्य ज्ञान में जो सब्जेक्ट आते हैं मैं उनकी यहाँ चर्चा करूंगा और उनकी पुस्तकों के कुछ आपको नाम बताऊंगा और आप उन पुस्तकों के जो नाम है नोट कर लीजिए। जैसी आपकी सुविधा हो आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैं एक तरफ पहले आपके भारत की बात कर लेता हूं और फिर हम राजस्थान की बात करेंगे कि उनके लिए किताबें कौन कौन सही रहेगी। अब जब हम भारत का, जब हम इतिहास, राजनीति, भूगोल या अर्थशास्त्र पढ़ते हैं जिन्हें हम सामान्य ज्ञान को बोलते हैं, तो जैसे अगर जब आप भारत का भूगोल पढ़े तो भारत के भूगोल के लिए आप मूल किताबों में कहा जाएंगे विद्यार्थियों। सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करें आप। और एनसीईआरटी के बाद में जो आपके सविंदर सिंह जी की जो पुस्तक है उन पुस्तकों का आप अध्ययन करें जिसमें आपको अच्छे से भारत के भूगोल के बारे में बताया गया है। या फिर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं विद्यार्थी वो इस बात से वाकिफ होंगे, जो माजिद हुसैन सर है उनकी भी पुस्तक आती है आपके। और जब आप इन पुस्तकों को चयन करेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो आपको ये नजर आ जाएगा विद्यार्थियों कि इनमें से ही आपके अधिकतर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय भूगोल के लिए कौन सी मूल पुस्तकों में शामिल हो सकती है उनकी हमने चर्चा यहाँ पर कर ली है। फिर हम देखते हैं विद्यार्थियों, जो आपके राजनीति है या जो राज व्यवस्था है उसके लिए आप एल लक्ष्मीकांत जी की अगर पुस्तक पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से वो सफिशियंट है। अगर आप इस पुस्तक का 5-6 बार अच्छे से अध्ययन कर लोगे तो राजस्थान में होने वाली जितनी भी भर्तियां हैं या परीक्षाएं हैं
उनके अधिकतर आपके 85% सवाल हमें यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जब पेपर अत्यधिक हार्ड बनता है तब तो आप विद्यार्थियों किसी भी एक पुस्तक पर निर्भर नहीं रह सकते। जैसे भी पॉलिटिकल साइंस के पेपर हुआ था, जिसमें तो कम से कम 70-80 किताब पढ़ेंगी तब भी आप उस पेपर को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं सामान्यतः बात कर रहा हूं, अगर सामान्यतः अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको 80 से 85% सवाल आपको मिल जाएंगे। फिर अगर विद्यार्थियों में इतिहास की बात करूं, अब विद्यार्थियों क्योंकि इतिहास के 3 कालक्रम हैं, तो हमें 3 अलग अलग बात करनी पड़ेगी। जो अब मान लीजिए ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इतिहास की मूल किताबों की जरूरत है, तो कौन सी पढ़े। तो अगर विद्यार्थियों में प्राचीन भारत की बात करूं, तो प्राचीन भारत में जैसे हमें आर एस शर्मा सर की पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए, और आर एस शर्मा के साथ हमें केसी श्रीवास्तव, आपके प्राचीन भारत है वो आपकी क्लियर हो जाएगा। फिर अगर मैं मध्यकालीन भारत की बात करूं, तो मध्यकालीन भारत में आपके जो ए एल श्रीवास्तव है उनकी पुस्तक पढ़िए, तो वो भी आपकी अच्छी पुस्तक है। फिर आपके जो सतीश चंद्र है, इनकी भी मध्यकालीन भारत की अच्छी पुस्तक आती है, वो पढ़ सकते हो। और इस पुस्तक से सभी वाकिफ है एस सी वर्मा, हरीश चंद्र वर्मा, इनकी भी 2 वॉल्यूम आते हैं मध्यकालीन भारत में, और आप ये पुस्तक पढ़कर भी मध्यकालीन भारत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। आधुनिक भारत की अगर मैं बात करूं, तो आधुनिक भारत में हम कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो आधुनिक भारत में विद्यार्थियों, एक तो आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर उसके साथ आप विपिन चंद्रा की पुस्तक पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगी, और इन पुस्तकों से आप आसानी से इतिहास के किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। वर्तमान में पप्पू सिंह प्रजापत ने भी पुस्तकें निकाली है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इनकी पुस्तक भी आपकी अच्छी आती है, पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक है, और उसमें आपके फैक्ट भी हो जाएंगे और उसमें आपकी अवधारणा भी मिल जाएगी। तो आप इनकी पुस्तक भी पढ़ सकते हो, और इन्होंने भी अच्छा खासा मैटर अपनी पुस्तक में दिया है। तो मेरे हिसाब से भूगोल, राजनीति विज्ञान और इतिहास में आपको अच्छी तरीके से बातें पता लग गई होगी। अगर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर हमें 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप उस वर्ष का बजट पढ़ें, फिर उस वर्ष का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद में जैसे एक रमेश सिंह जी की पुस्तक आती है, और इसमें आपको अर्थव्यवस्था की जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छी प्रकार से मिल जाएगी। तो हमने भूगोल, राजनीति, इतिहास और अर्थव्यवस्था की बात कर ली। तो अगर आपका संबंध इनमें से किसी भी एक विषय से है तो आप इन पुस्तकों का चुनाव कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी आप राजस्थान के जीके की ओर जाएंगे, तो राजस्थान के जीके में विद्यार्थियों, जैसे मैं सबसे पहले बात करूं आपके भूगोल की। राजस्थान के भूगोल के लिए विद्यार्थियों आप कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए, उनके साथ में आप जैसे हरिमोहन सक्सेना सर की जो अपने ग्रंथ अकादमी पुस्तक है उसको पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी और हर चीज आपको आसानी समझ में भी आ जाएगी। फिर आपके राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उनके लिए भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो आपके जनक सिंह मीणा, इनकी पुस्तक आती है, आप उसको पढ़ दीजिए और इससे भी आपकी नॉलेज अच्छी बन जाएगी। फिर आपके विद्यार्थियों बात करते हैं आपके इतिहास की। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, तो उसके लिए हम कौन सी पुस्तक पढ़ें। तो इतिहास और कला संस्कृति के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले आप ध्यान रखें, जो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9 और 10 की बुक है राजस्थान बोर्ड की, आप उसे पढ़ लें। बहुत ही अच्छी किताबें हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इनके साथ में राजस्थान का जो प्राचीन है राजवंशों का इतिहास है, उसके लिए आप गोपीनाथ शर्मा जी की पुस्तक पढ़ें। अच्छी पुस्तक है और हर वंश आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इसके साथ आप हुकुमचंद और श्रीमाली साहब की पुस्तक पढ़ सकते हैं, वो भी आपके अच्छी पुस्तक आती है और इसमें भी आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थानी कला संस्कृति अच्छे से मिल जाएगी। और आधुनिक काल के राजस्थान, 1857 की क्रांति के बाद वाला राजस्थान है, या फिर मराठाओं का आगमन है, या अंग्रेजों का नियंत्रण है, अगर हम ये सब बातें पढ़ने अच्छी तरीके से, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आरपी व्यास सर की 2 वॉल्यूम आते हैं, खंड 1 और खंड 2, विस्तृत रूप से इसमें आधुनिक राजस्थान को बताया गया है। और अगर आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो इसमें आप राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति सारे सेगमेंट आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे और सारे डाउट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अब रही बात राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो वही बात है, आपको राजस्थान का बजट पढ़ना चाहिए अच्छी तरीके से, फिर आपको सर्वे पढ़ना चाहिए
और इसके अलावा एक मेरे हिसाब से जो श्री कृष्ण शर्मा है, श्री कृष्ण शर्मा है, और शायद इनकी पुस्तक भी हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकलती है, तो ये पुस्तक पढ़ सकते हैं आप। इस नाम को एक बार फिर से देख लेना। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की जानकारी है कि आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी अर्थव्यवस्था जुड़ी एक पुस्तक निकलती है, और आप वहां पर जाकर देखेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था जुड़ी किताब भी मिल जाएगी। तो हमने पुस्तकों की भी चर्चा कर ली, तो हमारे विद्यार्थियों ये डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए जो हमने यहाँ पर लिया था कि पुस्तकें हैं, मूल कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो मूल पुस्तकें कौन कौन सी हैं उनकी चर्चा भी हमने कर ली है। अब विद्यार्थियों, हमने पुस्तकों की चर्चा तो कर ली है। अब हमारी अगली समस्या है, सर इतनी सारी पुस्तकें पढ़े कैसे। अब ये भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन पुस्तकों में हमें किसका चुनाव करना है, इसको किस प्रकार से पढ़ें, उनकी बात हम अब करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस आपके पद की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, रीट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या अधीनस्थ बोर्ड का कोई एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी जो तैयारी है, उस तैयारी के अंदर एक प्रकार की निश्चितता होनी चाहिए। निश्चितता होने से आप कोई भी निर्णय अच्छी प्रकार से ले सकते हो कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। अब इस निश्चितता में कैसे कि आप सामान्यतः किसी एक पद या फिर आपके दो पद, इनकी तैयारी कीजिए। हर भर्ती की तैयारी करने से क्या होता है कि आप किसी एक पद की तैयारी नहीं कर पाते हो और हर भर्ती में आप कुछ नंबरों से पीछे रह जाते हो। सबसे पहले आपको चुनाव करना है कि मैं तो या तो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करूंगा, या ग्रेड सेकंड की तैयारी करूंगा, या फिर रीट की तैयारी करूंगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर की, या आरएस की, या वीडियो या पटवारी, जैसी भी आपकी इच्छा हो। जैसे ही आपने तय कर लिया कि मुझे इस पद की तैयारी करनी है, आपका मन जैसे ही इसमें आत्मविश्वास से आपके कहने लग गया कि मुझे इसी में जाना है, तो तुरंत ही आपकी दूसरी बात क्लियर हो जाएगी, मुझे पुस्तक कौन सी पढ़नी है। जैसे मान लीजिए आपको रीट की तैयारी करनी है, तो रीट के एग्जाम के लिए आपको इतनी ज्यादा मूल पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप ग्रेड फर्स्ट का आप एग्जाम दोगे और मान लीजिए आपने इतिहास एग्जाम दिया, तो आपको प्राचीन के लिए भी अलग पुस्तक, मिडाइवल के लिए भी अलग पुस्तक और आधुनिक के लिए भी अलग पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। ये आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिया तो वहां पर भी आपको मूल पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। या आप आरएस की ओर जाते हैं तो वहां पर भी आपको अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग, जब तक मूल पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या होगा, आप फिर तो पास कर लोगे गाइड से, लेकिन जब मेंस में आप लिखने बैठोगे तो आपके हाथ नहीं चलेंगे। हाथ तभी चलेंगे जब आपने अच्छी खासी पुस्तकें पढ़ रखी हो। पुस्तकें पढ़ने से आपके दिमाग में शब्द बनते हैं, आपके दिमाग में विचार बनते हैं। जब शब्द आपके दिमाग बन गए, विचार आपके दिमाग बन गए, फिर आपका हाथ चलेगा। लेकिन जब पुस्तकें नहीं पढ़ी तो विचार भी नहीं बनेंगे और दिमाग भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले पद आपका तय कर दिए, मैं किस पद की तैयारी करूंगा, फिर उस पद के अनुसार अपनी पुस्तक का चयन करें, और पुस्तक का चयन एक ही करें। ये भी ध्यान रखें, स्रोत हमेशा एक ही होना चाहिए। जो आपके नोट्स हैं वो आपका पहला स्रोत है, और उसके बाद में एक अच्छी मूल पुस्तक लाइए, बार बार अपने नोट्स को पढ़िए, और नोट्स के साथ आप क्या करें, मूल पुस्तक में जो अन्य बातें लिखी गई है वो उनके साथ आप ऐड करते जाइए। तो इससे आपके दिमाग में क्लियरिटी हो जाएगी कि मुझे ज्यादा पुस्तक नहीं पढ़नी है, मेरी पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मैं ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा हूं तो अलग रिक्वायरमेंट है, ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहा हूं तो उसके लिए आवश्यकता अलग है। उसके अनुसार फिर आप अपनी पुस्तकों का चयन आप कर पाओगे। दूसरी जो हमें यह समस्या का हम समाधान कर सकते हैं विद्यार्थियों, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करें। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, रिवीजन नहीं करते। जबकि ये नियम आप बना लीजिए कि सप्ताह के जो 7 दिन हैं उनमें आप 5 दिन पढ़ें और 2 दिन उनका क्या करें, आप रिवीजन करें। मैं फिर कहता हूं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने का जो आपके प्राथमिक तरीका है वो यही है कि पढ़ाई भले ही कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन कम नहीं होना चाहिए। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई बच्चा कहता है कि मैंने 20 बार रिवीजन कर लिया है, तो मैं उस बच्चे को यही कहता हूं कि कम है, एक बार और करो, इसको 21 कीजिए। या कोई बच्चा कहता है कि मैंने अपने सब्जेक्ट का 25 बार रिवीजन कर लिया है, तो मैं उसे भी यही कहता हूं कम है, इसमें एक और ऐड करो, इसको आप 26 बार कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करोगे वो चीज आपको उतनी समझ में आएगी। तो दूसरा हमारा ये तरीका हो गया कैसे पढ़ने में, कि हमें पढ़ने से ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए, अपने रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी हमारी समस्या आती है वो है पीवाईक्यू या एमसीक्यू की। इस बात का आप ध्यान रखें, केवल यूट्यूब पर जाकर पीवाईक्यू या एमसीक्यू तैयार करना यह आपके लिए कभी लाभदायक नहीं होगा। ये आपका समय खराब कर रहे हैं और इससे आपको हानि भी होगी।
आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर आप खुद के चैनल पर भी एमसीक्यू पीवाईक्यू है, तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो विद्यार्थी ध्यान रखें, मैं कभी भी पीवाईक्यू एमसीक्यू तभी पढ़ाता हूं जब वो मैंने टॉपिक पूरा पढ़ा दिया हो। आप भी पीवाईक्यू एमसीक्यू तभी करें, जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, अच्छे प्रकार से पढ़ने से 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसके बाद में राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े पीवाईक्यू और एमसीक्यू निकालिए। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रश्न मैं कर पा रहा हूँ और कौन सा नहीं कर पा रहा हूँ, और जो प्रश्न नहीं कर पा रहा हूँ तो कहाँ मेरी समस्या आ रही है वो आप समझ पाओगे। तो पीवाईक्यू और एमसीक्यू तभी करें जब विद्यार्थियों आपकी क्या हो, अच्छे खासा टॉपिक तैयार हो जाए। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगली अगर हम बात करेंगे कि आपकी जो अध्ययन करने की शैली है, अध्ययन करने की जो शैली है, उस शैली में आप थोड़ा सा बदलाव लाइए। आप क्या करते थे, जो वन लाइनर ज्यादा पढ़ते थे, अब आपको वन लाइनर नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अवधारणा पढ़नी है। कोई घटना क्यों हुई है, उस घटना से क्या बदला है। फिर आपको घटना की समीक्षा करनी भी आनी चाहिए। जैसे अगर आपने तराइन का दूसरा युद्ध आपने पढ़ लिया और आपने ये बात समझ ली कि भाई पृथ्वीराज चौहान किसमें हार हुई है, तो आपके अंदर इतने दिमाग तो होना चाहिए, आपका मस्तिष्क इतना तो दौड़ना ही चाहिए कि आप उसकी समीक्षा कर पाओ कि आखिरकार पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में क्यों हार गया। 1 वर्ष पहले होने वाले युद्ध में वो जीता है, तो अगले वर्ष होने वाले जो आपके युद्ध है उसमें कैसे हार गया। तो आपका दिमाग वन लाइनर की ओर नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग कॉन्सेप्ट की ओर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट बनेगा तो अपना आप ही आप किसी भी चीज का समीक्षा कर पाओगे। और जो सबसे अंतिम बात है विद्यार्थियों, वो ये है कि स्वयं पर विश्वास रखें। जब तक स्वयं पर आप विश्वास नहीं रखोगे तब तक आप किसी परीक्षा को पास नहीं कर पाओगे। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अब स्वयं पर विश्वास में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको भटकना नहीं है, कि परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है इस बात को अपना पर हावी नहीं होने देना। इतना भी नहीं बदला कि कोई विद्यार्थी इसको पास ही नहीं कर पाएगा। ये सामान्य बात है, समय अनुसार हर बार पेपर हार्ड होते जाते हैं और विद्यार्थियों को भी इसमें अपने अनुसार बदलाव भी लाना पड़ता है। तो भटके नहीं, स्वयं पर विश्वास रखें। ज्यादा आप वो मैराथन वाले वीडियोज की ओर ना जाएं, उसमें आपका समय भी खराब होता है। इससे अच्छा है कि आप घर पर कोई किताब पढ़ें और किताब से अधिक वीडियो से जितना ज्ञान नहीं मिलेगा उससे अधिक ज्ञान आपको किताबों से मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आपका ध्यान किताबों की ओर होना चाहिए, ना कि आपकी जो मैराथन क्लासें होती है उनकी ओर, क्योंकि उनसे आपका समय भी खराब होता है और कोई इसमें आपको लाभ देगी कोई चीज भी नहीं मिल पाती। तो आज की हम जितनी भी हमने बात की है, अगर मैं उसके निष्कर्ष की बात करूं तो हमें मोटे मोटे रूप में निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि जो प्रश्न पत्रों की प्रकृति है वो बदल रही है, हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और इससे जुड़ी कुछ समस्याएं हमारे सामने आ रही है, उन समस्याओं से भागना नहीं है, उन समस्याओं को पहचानना है। 5 समस्याएं मैंने पहचानी है और उनका समाधान भी मैंने बताने का प्रयास किया है। अब आप खुद सोचें, और कोई समस्या हो तो आप खुद अपने स्तर पर समाधान करें, कुछ मेरी बातों को स्वीकार करें, कुछ आप अपनी बातों उसमें ऐड करें, और इस प्रकार जब आप स्वयं बदलाव लाएंगे तो कोई भी पेपर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि मैंने आपकी कुछ समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। अब हम अगले जो वीडियो है उसमें किसी और अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।